कुछ चीज़ें पुरानी इसलिए नहीं होती कि लोग उन्हें भूल चुके होते हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया उन्हें दोबारा याद करने की हिम्मत नहीं करती। अक्सर ऐसा होता है कि हम पुरानी चीज़ों को रखकर भूल जाते हैं और नए पे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें रह गई हैं वो भी तो कुछ अपना इन्फ्लुएंस करेंगी। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपके कमरे में इस समय कोई पुरानी तस्वीर या कोई पुरानी पेंटिंग या किसी अनजान इंसान का पोर्ट्रेट फ़ोटो टंगी है तो एक बार उसे ध्यान से देख लीजिए। क्या उसकी आंखें हमेशा एक जैसी लगती हैं या कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे वो आपको ही देख रहा हो, आपको देखते देखते जैसे आपकी रूह में झांक रहा हो। अगर ऐसा कभी हुआ है ना, तो शायद आपको ये कहानी अकेले नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं, ये एक ऐसी पेंटिंग की कहानी है जिसके अंदर सिर्फ रंग नहीं, आत्माएं भी कैद हैं। और जो भी इस पेंटिंग को अपना बनाता है, कुछ दिनों के बाद ही उसकी तस्वीर भी उसी कैनवास में हमेशा के लिए जुड़ जाती है। ऐसे ही साल 1998 में हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा काली घाट। दिन में ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती थी ना, रात होते ही उतनी ही डरावनी हो जाती। स्थानीय लोग कहते थे कि पहाड़ों पर धुंध सिर्फ मौसम नहीं बल्कि उन लोगों की सांसें भी हैं जो कभी यहाँ से जा ही नहीं पाए। पुरानी हवेलियाँ, टूटी चर्च, सालों से बंद स्कूल और जंगल के बीच बना एक वीरान रास्ता जहाँ शाम के बाद कोई नहीं जाता। लेकिन शहर से आए लोगों को ऐसी बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। उनको लगता था गांव के लोग हैं, मन घड़ंत कहानियाँ बनाते हैं। आर्ट रिस्टोर उसका काम था, पुरानी पेंटिंग और ऐतिहासिक कलाकृतियों को फिर से नया जीवन देना। राघव भूत प्रेतों पर कभी विश्वास नहीं किया करता था, उसके लिए हर रहस्य का एक वैज्ञानिक कारण था। उसका यही सोच रहा, उसे उस जगह तक ले गए जहाँ से लौटकर शायद कोई कभी पहले आया नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए, वो अपने काम में मशरूफ़ रहा। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब सा पत्र मिला। पत्र पर कोई मोबाइल नंबर ना कोई मेल, बस हाथ से लिखा था कुछ पंक्तियाँ। अगर तुम सच में कला को समझते हो तो काली घाट आओ, यहाँ एक ऐसी पेंटिंग है जिसे दुनिया ने भुला दिया, लेकिन उसने दुनिया को कभी नहीं बुलाया। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, विक्रम साहनी। राघव को लगा शायद किसी पुराने महल की दुर्लभ पेंटिंग होगी, ऐसा मौका वो कभी नहीं छोड़ता। 3 दिन बाद वो काली घाटी पहुंच जाता है। बस स्टैंड पर उतरते ही एक अजीब सी ठंड उसके शरीर में उतर गई। मौसम विभाग के हिसाब से तापमान लगभग 15 डिग्री था, लेकिन राघव को ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फीली सांस उसके कान के पास चल रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। उसे लगा उसका शायद वहम होगा। वो जैसे ही बस स्टैंड के बाहर आता है, वो देखता है कि एक बुढ़ा चाय वाला उसे लगातार घूर रहा था। साहब, वो धीमी आवाज में कहता है, आप पहली बार आए हो? हाँ बाबा, मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ किसके पास रुके हो? विक्रम साहनी। ये नाम सुनते ही चाय वाले के हाथ से गिलास गिर गया। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। आप साहब वापस चले जाइए। राघव मुस्कुराता है। क्यों, क्या हुआ? बुढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोलता है, क्योंकि जिस आदमी का नाम आपने लिया है ना साहब, उसे मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। राघव हंस पड़ता है। शायद कोई और विक्रम होगा, लेकिन चाय वाला अब उससे बात करने को तैयार नहीं। उसने बस इतना कहा, अगर किसी ने तुम्हें उस पेंटिंग के लिए बुलाया है ना, तो समझ लो उसने तुम्हें नहीं बुलाया, पेंटिंग ने बुलाया है। राघव ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसी समय टैक्सी की और उस पते की ओर चल पड़ा। रास्ता जितना आगे बढ़ता जा रहा था, सभ्यता उतनी पीछे छूटती जा रही थी। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गई, सड़कें
टूटी फूटी गायब होने लगी। जंगल घना दिखाई देने लगा और हर कुछ मिनट बाद सड़क किनारे लगे पुराने क्रॉस, जिन पर किसी ने काले रंग से अजीब निशान बना दिए थे। ड्राइवर अचानक से बोलता है, साहब मैं हवेली के अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? अंदर जाने में कहाँ है, क्या है? वहाँ से लोग लौटते नहीं हैं। इतना डर यार। ड्राइवर ने शीशे में उसकी आंखों में देखा और कहता है, डर नहीं साहब, अनुभव। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक विशाल टूटे हुए हवेली के सामने जा रुकती है। लोहे का गेट जंग खाए हुए था जो अपने आप धीरे धीरे खुल गया। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी वो गेट खुल गया। राघव ने किराया दिया टैक्सी का और पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, ड्राइवर की गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। सिर्फ 5 सेकंड में वो गायब हो चुका था। मतलब वो कह ही रहा था कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा, पर वो 5 सेकंड के अंदर ही अपनी गाड़ी चला के ले गया। हवेली के भीतर हर तरफ धूल जमी थी, जाले, टूटी मूर्तियाँ, सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे और दीवारों पर लटकते दर्जनों के फूल। लेकिन एक चीज़ अजीब थी, बाकी सब पर धूल जमी थी सिवाय एक पेंटिंग की। वो बिल्कुल नई जैसी लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे साफ कर दोबारा टांगा हो। उस पेंटिंग में लगभग 25 साल की एक महिला बैठी थी। सफ़ेद विक्टोरियन गाउन, लंबे काले बाल और असामान्य रूप से गहरी काली आंखें। राघव उसी की कला को देखकर दंग रह गया। इतनी जीवित लग रही थी पेंटिंग, उसने पहले कभी ऐसा देखा भी नहीं। उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे वो महिला सांस ले रही हो। लेकिन उसी समय पीछे से किसी की आवाज़ आई, सुंदर है ना? राघव जैसे ही पलटता, एक बुढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। मैं दामोदर हूँ, इस हवेली का आखिरी रखवाला। राघव ने पूछा, विक्रम साहनी कहाँ है? दामोदर कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर मुस्कुराकर कहता है, वो अब इस हवेली में नहीं, यहाँ नहीं रहते। तो कहाँ रहते हैं? दामोदर ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां उठाई और सामने टंगी उस पेंटिंग की ओर इशारा किया। जैसे ही राघव ने उनके इशारा किए हुए दिशा में देखा, राघव ने ध्यान से देखा। पहले उसे सिर्फ एक महिला का चेहरा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उस महिला के पीछे हल्के अंधेरे में एक आदमी की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। धुंधला चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। राघव का दिल जैसे धड़कना बंद ही हो गया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा ठीक वैसा ही था जैसा उस पत्र के नीचे लगी पुरानी फोटो में था, विक्रम साहनी। राघव ने अपनी आंखें मसली और दोबारा घबराकर पेंटिंग की ओर देखा। अब वहाँ सिर्फ महिला थी, जैसे कुछ पहले था ही नहीं। 1 सेकंड के लिए तो वहाँ पे दिखाई दिया और दूसरे ही पल वो गायब हो गया। दामोदर काका उसकी ये घबराहट को पहचान लेते हैं और फुसफुसाकर कहते हैं, ये पेंटिंग कभी एक जैसी नहीं रहती, ये अपने शिकार को पहचानने के बाद बदलती है। राघव ने हंसने की कोशिश की लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली और पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो जिस रहस्य को सुलझाने आया है वो किसी इंसान के नहीं, किसी और ने ही रचा गया है। और उसी पल बिना किसी हवा के पुरानी हवेली में टंगी सभी पुरानी पेंटिंग एक साथ दीवारों से गिरने लगी, पट 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 पट। सिर्फ वो बस एक पेंटिंग बची थी, अपनी जगह पर टंगी रही और राघव ने साफ देखा उस महिला की आंखें अब सीधी उसकी ओर ही देख रही थी। हवेली की ऊंची छतों पर टंगी हुई झूमरों से धूल लगातार नीचे गिर रही थी। बाहर शाम कब रात में बदल गई राघव को पता ही नहीं चला। पहाड़ों पर छाई धुंध धीरे धीरे हवेली को निकलने लगी थी। दूर कहीं बिजली चमकी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसके बाद गरजने की आवाज़ नहीं आई, जैसे आसमान भी इस जगह के ऊपर आकर खामोश हो गया। राघव ने एक बार फिर उस पेंटिंग की तरफ देखा। अब वो पहले जैसी ही थी। महिला शांत बैठी हुई थी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो या सिर्फ उसका भ्रम हो। राघव को ऐसे लगा, लेकिन उसके शब्दों में वो आत्मविश्वास नहीं था पर जैसे पहले था।
जो कुछ घंटे पहले तक हुआ करता था। दामोदर ने लालटेन मेज पर रखी। ऊपर वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया गया है साहब। ये हवेली बहुत पुरानी है, लगभग 150 साल। इतने ही राघव उससे पूछता है, उस पेंटिंग की तरफ इशारा करके। और ये पेंटिंग की तरफ जैसे ही दामोदर ने देखा, दामोदर की आंखें एक पल के लिए बुझती हुई सी जैसे दिखाई दी। कुछ सवाल जितने देर बाद पूछे जाएं उतना अच्छा होता है साहब। क्यों? क्योंकि कुछ जवाब इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते। ये कहकर वो मुड़ा और अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। राघव ने अपने बैग से कैमरा निकाला। उसने पुरानी इमारतों और कलाकृतियों की तस्वीरें लेने की आदत हुआ करती थी। उसने पेंटिंग की कई तस्वीरें ली, हर एंगल से उसने तस्वीरें ली जो उसे दिखाई दे सके। फिर कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर देखने लगा। पहली तस्वीर सामान्य सी लगी। दूसरे एंगल से उसने जो तस्वीर खींची थी उसको देखा, वो भी सामान्य सी थी। लेकिन तीसरी तस्वीर जैसे उसने देखी, राघव की सांस रुक गई, क्योंकि महिला की गोद में एक छोटा बच्चा बैठा था, जबकि असल में उस पेंटिंग में जो दीवार पर टंगी हुई है उसमें कोई बच्चा नहीं था। उसने घबरा कर सामने देखा, पेंटिंग में अब भी सिर्फ महिला ही खड़ी थी। वो सोचता है कि कैमरा ऐसे कैसे ग्लिच दे रहा है और इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक। लेकिन उसने जैसे ही चौथी तस्वीर खोली, इस बार महिला के पीछे 3 परछाइयाँ दिखाई पड़ी जो कि खड़ी थी। 5वीं तस्वीर उसने जैसे ही देखा, महिला गायब, सिर्फ एक काली आकृति पूरे कैनवास पर फैली हुई थी। और जैसे ही उसने आगे की तस्वीरें देखी, वो देख के तो उसके हक्के बक्के पूरे ख़त्म हो गए, क्योंकि अगली तस्वीरों में पूरी तरह काली, और आखिरी तस्वीर उसमें पेंटिंग नहीं बल्कि कोई आदमी कैमरा की तरफ झुककर मुस्कुरा रहा हो। उसका चेहरा धुंधला पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें मानो सीधे राघव की आंखों से ही घुस रही हो। घबराकर उसने कैमरा बंद कर दिया और साइड में रख दिया और कुछ काम और देखने लगा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। रात के लगभग 10:30 बजे हुए थे। हवेली पूरी तरह शांत हो चुकी थी, इतनी शांत कि अपनी धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। राघव ऊपर वाले कमरे में पहुंचा। कमरा देखकर वो खुश हो गया, क्योंकि कमरा विशाल था। लकड़ी की पुरानी अलमारी, टूटा हुआ शीशा पड़ा हुआ था और लोहे का पलंग, और सामने दीवार पर एक खाली कील थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहाँ पर कुछ पेंटिंग लगाई हो, लेकिन कुछ समय बाद वो निकाल दी हो। और वो बिस्तर पर जैसे ही बैठता है, बैठते ही ठक ठक की आवाज़ आती है। नीचे से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई। उसने सोचा कि शायद हवा चल रही है या फिर चूहा बिल्ली कुछ होंगे जिन्होंने चीज़ गिरा दी है। फिर दोबारा से ठक ठक की आवाज़ आती है, लेकिन इस बार आवाज़ साफ थी, जैसे कोई भारी चीज़ लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रही हो। राघव ने जैसे ही उठना चाहा, इतने ही वो देखता है कि पूरे घर की लाइट जा चुकी थी। राघव टॉर्च लेकर नीचे उतरा। पूरा हॉल खाली था, लेकिन वो पेंटिंग अब अपनी जगह पर नहीं थी। इस बार दीवार खाली थी। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो खुद से कहने लगा, मैंने इसे यही देखा था। तभी अचानक पीछे से किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई देती है। राघव बिजली की तरह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं। हंसी बंद हो चुकी थी। उसने टॉर्च की रोशनी पूरे हॉल में जैसे ही घुमाई, और तभी रोशनी एक कोने में जाकर रुक गई, क्योंकि वहीं पेंटिंग रखी थी। लेकिन उसे किसी ने वहाँ रखा नहीं था। वो खुद दीवार से उतरकर कमरे के दूसरी ओर तक चली गई। राघव ने कांपते हाथों से उसे उठाया। पीछे लकड़ी के फ्रेम पर कुछ उकेरा हुआ था। धूल हटाने पर उसने शब्द देखे और पढ़ने की कोशिश करता है तो उस पर लिखा था, जो मुझे घर ले जाएगा वो कभी अपने घर वापस नहीं जाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिरन सी दौड़ गई, क्योंकि अब जो उसने पढ़ा उसके इस अंधविश्वास वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। रात के ठीक 12 बजे
हवेली की सारी घड़ियां एक साथ बज उठी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो चुका था। उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन इतनी सर्दी वो समझ नहीं पा रहा था। उसी समय उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। पलंग के सामने एक महिला खड़ी थी। सफ़ेद गाउन, लंबे काले बाल, चेहरा झुका हुआ उसका। राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। वो वही महिला थी जो पेंटिंग में बनी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई सफ़ेदी नहीं, सिर्फ अंतहीन अंधेरा। और फिर उसने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, तुम दूर से आए हो राघव, तुमने बहुत समय लगा दिया। राघव जैसे ये सुनता है, उसके हाथों में पकड़ी हुई टॉर्च नीचे गिर जाती है और टॉर्च की रोशनी कुछ पल के लिए बुझी और जब दोबारा जली, कमरा खाली था। महिला गायब थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था जैसे सीने से बाहर ही निकल कर आ जाएगा। वो दौड़कर नीचे आया। हॉल में पहुंचते ही उसके कदम रुक गए, क्योंकि पेंटिंग फिर अपनी पुरानी जगह पर जा टंगी थी। लेकिन अब उसमें एक बदलाव था। महिला के पीछे एक आदमी की धुंधली आकृति खड़ी थी। वो आकृति पहले से भी अधिक साफ और उसके कपड़े ठीक वैसे ही जैसे राघव ने अभी रात के समय पहने हुए हैं। ये असंभव है, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने धीरे से कहा, क्योंकि वो देखकर ये शॉक हो गया कि पहले तो इस पेंटिंग में महिला ही दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एक आदमी दिखाई दे रहा था और वो भी हूबहू उसी की तरह कपड़े पहने हुए। तभी पीछे से दामोदर की आवाज़ आती है, तुमने देख लिया उसे। राघव पलटता है और देखता है कि दामोदर के चेहरे पर साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। किसने? जिसकी आत्मा इस कैनवस में कैद है। ये सब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है काका, आप मुझे समझाइए। दामोदर ने गहरी सांस ली और वो अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए कहता है, ये पेंटिंग किसी कलाकार ने नहीं बनाई थी, इसे खून से लिखा गया था। राघव उस पेंटिंग की सच्चाई सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया। क्या मतलब? लिखी गई थी? दामोदर कुछ पल के लिए कुछ कह ही पाता, लेकिन उससे पहले पूरी हवेली जोर से कांपी। एक बार दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा। नीचे फर्श के बीचों बीच लकड़ी अपने आप फटने लगी। चर्र की आवाज़ें आने लगी। एक गहरा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। सीढ़ियाँ जो सीधे हवेली के तहखाने की ओर जाती थीं। दामोदर का ये सब चीज़ देखकर चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं नहीं साहब, ये दरवाज़ा पिछले 50 साल से बंद था। नीचे से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी और वो कोई और नहीं, किसी छोटे बच्चे की। और उसी के साथ एक धीमी फुसफुसाहट की भी आवाज़ सुनाई देती है उस तहखाने में से, हमें बाहर निकालो। राघव ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर एक पुरानी चमड़े की डायरी पड़ी थी। उसे ऐसा कुछ दिखाई दिया। उसके ऊपर जैसे ही वो जाता है, वो देखता है कि ताज़ा खून से लिखा था, पहला अध्याय समाप्त हुआ। और जैसे ही राघव ने डायरी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अंधेरे में किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। राघव की कलाई पर जमी बर्फ जैसी ठंडी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियां भी सुन पड़ने लगी। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो पकड़ गायब हो गई। लेकिन उसकी कलाई पर 5 काले निशान उभर चुके थे, मानो किसी ने जलते हुए लोहे की उंगलियों से उसे पकड़ना चाहा। तहखाने से आती ठंडी हवा अब पहले से कहीं ज़्यादा भारी थी। उसमें मिट्टी की नहीं, बल्कि पुराने खून और सड़े हुए मांस की गंध खुली हुई थी। दामोदर ने कांपते हुए कहा, मत जाओ साहब। जिसने भी इन सीढ़ियों के नीचे कदम रखा, वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। राघव ने उसकी ओर देखा।
अगर इस पेंटिंग का रहस्य यही छिपा है तो मुझे नीचे जाना होगा दामोदर काका। लेकिन दामोदर काका ने लालटेन कसकर पकड़ ली। कुछ पल तक वो राघव को ही देखते रहे कि कैसे मनाए, लेकिन अपनी हिम्मत हार कर और वो धीमे से बोलते हैं, तो मैं भी आपके साथ चलूँगा, क्योंकि अगर कुछ हुआ आपको तो शायद वापस लौटने का रास्ता भी भूल जाएं आप। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगे। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर काले रंग से बने अजीब चिन्ह दिखाई दे रहे थे। कुछ चिन्ह इंसानी आँख जैसे थे, कुछ किसी अज्ञात भाषा में। सीढ़ियाँ खत्म होती गई और उनके सामने एक विशाल गोल कमरा था। कमरे के बीचों बीच पत्थर का बना हुआ एक चबूतरा था। उस पर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी, जिसके दोनों हाथों पर लोहे की जंजीरें बंधी थीं। ऐसा लगता था मानो किसी को वर्षों तक उसी कुर्सी पर बांध कर रखा हो। राघव ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। दीवारों पर दर्जनों पेंटिंग टंगी हुई थी, जिन पर उनकी नज़र पहले नहीं गई थी जब वो आ रहे थे इस तहखाने में। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन हर पेंटिंग में किसी न किसी इंसान का चेहरा था, लेकिन किसी की आंखें नहीं थी, किसी का मुंह नहीं था, किसी का चेहरा आधा रंगा हुआ था और कुछ कैनवास पूरी तरह लाल थे, मानो रंग नहीं खून से बनाए गए हों। अचानक कमरे के दूसरे छोर से एक धीमी आवाज़ आती है, राघव। राघव जैसे ही ये आवाज़ सुनता है वो पलटा तो पीछे कोई नहीं। फिर वही आवाज़ आती, लेकिन इस बार और पास से, मुझे देखो। उसने टॉर्च को उस दिशा में घुमाया। वो देखता है इस बार की कोई है। एक लड़की लगभग 10 साल की, फटे हुए सफ़ेद फ्रॉक पहने दीवारों के पास खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली। दामोदर घुटनों के बल बैठ गया और कहता है, हे भगवान, ये वही बच्ची है। तुम इसे जानते हो काका? कौन है ये बच्ची? दामोदर की आंखों में आंसू भरने लगे। 50 साल पहले मेरा परिवार भी यहीं रहता था। यहाँ मेरी बेटी मीरा है। राघव स्तब्ध रह गया। लेकिन तुमने तो कहा था। हाँ, सबने कहा था कि वो जंगल में खो गई, लेकिन सच, वो इस हवेली में कभी बाहर ही नहीं आ पाई। मीरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान एक बच्चे जैसी नहीं। उसके होठ अस्वाभाविक रूप से दोनों कानों तक फैलने लगे और अगले ही पल उसका पूरा चेहरा फट गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, कोई मांस नहीं, कोई हड्डी नहीं, कुछ भी नहीं। राघव पीछे हट गया। टॉर्च उसके हाथ से छूटते छूटते बची थी। अचानक मीरा की आवाज़ बदल गई और वो कहती है, अब वो किसी बूढ़े आदमी जैसी भारी आवाज़ में कहती है, वो जाग चुका है। कौन? राघव ने पूछा। तभी कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और उसी रोशनी में दीवार के पीछे एक विशाल पेंटिंग दिखाई दी, जिसे अब तक अंधेरे में छिपा रखा था। और पेंटिंग में दर्जनों लोग घुटनों के बल बैठे थे। उनके पीछे एक लंबा काला चित्रकार खड़ा था और उसके हाथ में ब्रश नहीं था, बल्कि इंसानी हड्डी, और उनसे वो कुछ एक हड्डियों से बनाया हुआ था, कुछ एक तुली का। वो हर कैनवास पर खून से चित्र बना रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी, उस चित्रकार का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ चेहरा होना चाहिए था, वहाँ केवल गहरा काला धुआं था। राघव अनायास उस पेंटिंग के पास पहुँच जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। जैसे ही उसने फ्रेम को छुआ, उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसे लगा वो उसी तहखाने में नहीं, बल्कि 150 साल पीछे पहुंच चुका हो, जहां चारों ओर मोमबत्तियां जली हो। एक आदमी काले कपड़े में एक कैनवास के सामने बैठा था। उसके सामने एक औरत जंजीरों से बांधी गई थी। वो रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन चित्रकार शांत स्वर में कहता है, जब तक तुम्हारी आखिरी सांस इस कैनवास में नहीं उतर जाती, तुम कभी आज़ाद नहीं होगी।
उसने अपने हाथ की नस काटी। खून एक कटोरे में गिरने लगा और उसने ब्रश उस खून में डुबाया और औरत की आंखें बनानी शुरू की। जैसे जैसे ब्रश चलता गया, औरत की आंखें और उसकी चीखें कम होती गईं। उसका शरीर निर्जीव होता गया समय के साथ और कैनवास पर बनी आकृति धीरे धीरे जैसे जीवित सी दिखाई देने लगी। राघव! दामोदर की चीख सुनते ही दृश्य टूट गया। राघव फिर उसी तहखाने में था, लेकिन अब उसकी हथेली पर ताज़ा खून लगा हुआ था, जबकि उसने किसी चीज़ को छुआ भी नहीं। अचानक से अकस्मात ये खून कहाँ से आया, वो भी हैरान था। दामोदर ने कांपती आवाज़ में कहा, अब तुम्हें सब समझ आ गया ना? ये पेंटिंग बनाई नहीं गई, इसमें लोगों की आत्माएं कैद हैं। और उसी क्षण पूरे तहखाने में एक साथ बच्चों की हंसी गूंजी। दीवारों पर टंगी सभी अधूरी पेंटिंग की आंखें एक साथ खुली और हर पेंटिंग में एक ही आवाज सुनाई देती, अगला चेहरा राघव। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसने देखा कि मुख्य हॉल वाली रहस्यमय महिला की पेंटिंग जो ऊपर टंगी थी अब किसी तरह तहखाने की दीवार पर मौजूद थी, लेकिन इस बार उस महिला के पीछे खड़ी धुंधली आकृति का चेहरा पूरी तरह साफ हो चुका था। वो देखकर राघव की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं, खुद राघव खड़ा था। उसकी वही शर्ट, वही घड़ी, वही डरा हुआ चेहरा। लेकिन पेंटिंग वाला राघव ने अचानक सिर घुमाया और कैनवास के भीतर से सीधे असली राघव की ओर देखकर मुस्कुराया। राघव की सांसें थम गई और उसी पल तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक गूंजती आवाज सुनाई दी, अब कैनवास अधूरा नहीं रहेगा। लोहे का विशाल दरवाजा एक भयानक धमाके के साथ बंद हो चुका। राम! आवाज पूरी तहखाने में कई सेकंड तक गूंजती रही। राघव और दामोदर ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। उसी समय तहखाने की दीवारों पर टंगी अभी भी अधूरी पेंटिंग की आंखें एक एक करके खुलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग वर्षों की नींद से एक साथ जाग गए हों। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। राघव की सांस से सफ़ेद धुआं निकलने लगा। अचानक वही अब भारी आवाज़ फिर सुनाई दी, कैनवास पूरा करो। और अगले ही पल कमरे के बीच रखी पत्थर की कुर्सी अपने आप घूमने लगी। उसकी जंजीर जोर जोर से खड़कने लगी। दामोदर का चेहरा पीला पड़ गया। ये वही कुर्सी है साहब, जहाँ लोगों को बांधकर उनकी आत्माएं कैनवास में उतारी जाती थी। राघव ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। कमरे के पीछे बनी एक छोटी पत्थर की मेज पर एक मोटी चमड़े की किताब रखी हुई थी। उसके ऊपर सूखे हुए खून की परत जमी हुई थी। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पे एक चित्र था, एक लंबा आदमी जिसका चेहरा काले धुएं से ढका था और नीचे लिखा था, चित्रकार नहीं, आत्माओं का संग्रहकर्ता। श्रापित चित्रकार का रहस्य कुछ इस कदर था कि अगले पन्नों में एक नाम बार बार लिखा था, रुद्रनाथ वैद, सन 1874। रुद्रनाथ पूरे देश में एक महान चित्रकार माना जाता था। उसकी बनाई पेंटिंग इतनी जीवित होती थी कि लोग कहते थे वो रंगों से नहीं, जिंदगी से चित्र बनाता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो जीवत्ता कैसे आती थी, क्योंकि रुद्रनाथ रंगों का नहीं, आत्माओं का कलाकार था। एक रात उसने हिमालय के एक तांत्रिक से एक निषिद्ध साधना सीखी। उस साधना में कहा गया था कि यदि किसी जीवित व्यक्ति की आखिरी सांस को रक्त से बने रंगों में बांध दिया जाए तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैनवास में कैद हो जाएगी। रुद्रनाथ ने पहले जानवर पर प्रयोग किया, फिर इंसानों पर। धीरे धीरे उसने अपनी हवेली को एक नर्क बना दिया। जो भी वहां आता वो वापस कभी लौट कर नहीं जाता और मौत के बाद एक नई पेंटिंग बनती और उसकी आत्मा
हमेशा के लिए उस छिद्र में कैद हो जाती। राघव किताब आगे पढ़ता जा रहा था और उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया और फिर एक एक करके लाल रंग की मोमबत्तियां जलने लगी। उनकी लौ नीली नहीं, काली थी। आप इमेजिन कर सकते दर्शकों कि काली लौ जल रही थी। उसी काली लौ में राघव ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। लंबा दुबला, काले पुराने कपड़े, हाथ में डंडी से बना ब्रश, और जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ केवल खूनता हुआ काला धुआं। दामोदर कांपते हुए फुसफुसाया, रुद्रनाथ। रुद्रनाथ ने ये सुना और बिना होठ हिलाए बोलता है, 150 साल बाद मुझे मेरा अंतिम चित्रकार मिल गया। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? राघव का ये सवाल सुनते ही रुद्रनाथ ने अपना ब्रश उठाया। ब्रश हवा में चला और बिना किसी कैनवास के राघव की आकृति हवा में बनने लगी, जैसे कोई अदृश्य कैनवास मौजूद हो। उसी क्षण राघव की छाती में तेज दर्द उठा। उससे लगा कि कोई उसके भीतर से कुछ खींच रहा हो। दामोदर चिल्लाता है, उसकी तरफ मत देख राघव साहब। लेकिन देर हो चुकी थी। राघव की आंखों के सामने अपना ही शरीर धुंधला पड़ने लगा और तभी सैकड़ों फुसफुसाते हुए तहखाने में सैकड़ों फुसफुसाहटें पूरे तहखाने में गूंज उठी। हमें बचाओ, हमें मुक्त करो, हमें अभी भी जिंदा हैं। राघव ने देखा कि दीवारों पर टंगी हर पेंटिंग से धुंधले हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो चीख रहे थे, रो रहे थे, मदद की गुहार मांग रहे थे और उनमें एक चेहरा उसे पहचान में आ गया। वो कोई और नहीं, विक्रम साहनी था, वही जिसने उसे पत्र भेजा था। उसकी आत्मा अभी कैनवास के भीतर कैद थी। विक्रम ने कांपते हुए कहा, राघव, वो तुम्हें नहीं बुला रहा था, मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि कोई तो हमें मुक्त कर सके। उसे कैसे रोका जा सकता है? कोई इसका तरकीब बताओ। उसकी शक्ति उस अंतिम पेंटिंग में है। कौन सी पेंटिंग? विक्रम ने उसी रहस्यमय महिला वाली पेंटिंग की ओर इशारा किया। वो उसकी पहली कैद आत्मा थी और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अचानक पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। पत्थर ऊपर से पत्थर गिरने लगे। रुद्रनाथ ने पहली बार जोर से हंसना शुरू किया। उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे एक साथ सैकड़ों लोग हंस रहे हों। उसने ब्रश जमीन पर मारा, तहखाने का फर्श टूट गया। उस टूटे हिस्से के नीचे एक विशाल गुप्त कक्ष दिखाई दिया। राघव और दामोदर नीचे गिर पड़ते हैं। जब राघव उठा तो उसने खुद को एक गोल कमरे में पाया। वो कमरा बाकी तहखानों जैसा नहीं था, पुराना था। चारों ओर हजारों कैनवास, हजारों चेहरे, कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ चुपचाप देख रहे थे। कमरे के बीच पत्थर का एक विशाल कैनवास रखा था। उस पर वही महिला बनी थी, लेकिन अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा था और उसके नीचे रक्त से लिखा था, पहली आत्मा अनन्या। राघव समझ गया, यही रुद्रनाथ की पहली शिकार रही होगी और यही उसकी अमृता का स्रोत है। रुद्रनाथ हवा में तैरता हुआ उस कैनवास के पास आकर रुका। उसने कहा, जब तक ये चित्र सुरक्षित है मैं कभी नहीं मरूंगा। राघव बात समझ चुका था और जो विक्रम ने कहा था उसकी बात दिमाग में घूम रही थी। राघव ने चारों ओर देखा। उसे एक पुरानी लोहे की मशाल दिखाई दी। उसने उसे उठाया, लेकिन जैसे ही वो कैनवास की ओर बढ़ा, सैकड़ों काली आत्माएं, परछाइयाँ दीवारों से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गईं, जैसे उसे रोकना चाहती हों। वो सब रुद्रनाथ के बनाए हुए चित्रों की आत्माएं थीं, लेकिन वो रुद्रनाथ की नहीं, उसके श्राप की कैदी थी। उनकी आंखों में गिनती थी, लेकिन वो जो बर्ताव कर रही थी वो बिल्कुल विपरीत था। उनमें से एक धीमी आवाज में कहती है, हमें जलाओ नहीं, हमें आज़ाद करो। राघव ठिठक गया। अगर उसने पूरी पेंटिंग जला दी तो क्या
उन आत्माओं की भी अंत हो जाएगा या फिर उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वो यही सोच रहा था। उसी समय अनन्या की पेंटिंग के भीतर से महिला ने पहली बार अपनी आंखें उठाई और बहुत धीमी आवाज में कहती है, सच कैनवास के पीछे छुपा है। राघव ने तुरंत पेंटिंग के पीछे जाने का रास्ता खोजने के लिए मशाल ऊंची उठाई और तभी उसने देखा कि विशाल कैनवास के पीछे पत्थर की दीवार पर एक काले रंग का रक्त चक्र बना हुआ था, जिसके बीचों बीच किसी इंसान का ताज़ा हाथ का निशान चमक रहा था। और जैसे ही उसने उस निशान को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरे कक्ष में एक चीख गूंज गई जिससे पत्थर तक कांप गया। और वो पत्थर, जैसे ही खून अपना राघव ने लगाया उस पत्थर पर, हाथ काटकर वो पत्थर चटक गया। अब रुद्रनाथ की शक्ति का स्रोत गायब हो चुका था और जैसे ही राघव ने अपने खून का बलिदान दिया, हाथ काटकर उसका जो रुद्रनाथ का कैनवास था, जो पहली आत्मा कैद हुई थी, वो चकनाचूर हो गई। रुद्रनाथ वहीं पर धुआं बन के तेज चिल्लाते हुए गायब हो गया और उसकी आखिरी आवाज गूंजी, मैं वापस आऊंगा, कोई नहीं बचेगा। क्या लगता है दर्शकों की रुद्रनाथ का अंत हो गया, राघव जीत गया या फिर अभी भी मौत का खेल चलेगा? हाय गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।